डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर का रहने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। मैं एक आम इंसान हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से मिलाकर देख सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसे कोई भी आम इंसान सोच सकता है कि ये उसका ही किरदार है। ये घटनाएं डरावनी भी थी, खुशी वाली भी थी, और आप खुद को मेरी कहानी में महसूस करके तो देखिए। इस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और ये छोटा कॉलेज ज़रूर है, लेकिन इसकी फ़ीस भरना एक मुसीबत का काम है। मेरे पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ बहुत कम तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो मेरे सारे सपने पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए भले ही उनके सपने अधूरे क्यों न रह जाएं, और मैं भी एक अच्छा बच्चा बनकर रहता हूँ, कोई जिद नहीं करता। कॉलेज में 3 जोड़ी कपड़े पहनकर जाता हूँ मैं, बदल बदल कर। कुछ लोग तो मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे दोस्त कहलाए जाते हैं वो, लेकिन वो जानबूझकर मेरी बेइज्जती करते हैं कि तुम्हारे पास बस वही कपड़े हैं, 1 साल हो गया है, तुम अब भी यही कपड़े पहनकर आते हो। मैं क्या बताऊँ, गरीबों की यही तो जिंदगी होती है। जब मैं स्कूल में था तब भी कई दोस्त थे मेरे, इससे काफ़ी ज़्यादा थे। वो बिल्कुल बेइज्जती नहीं किया करते थे। उस समय सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े होते थे और दिवाली वाले दिन नए कपड़े मिला करते थे। कोई बेइज्जती नहीं करता था। हम सारा दिन ग्राउंड में खेलते रहते थे। उसके बाद मस्ती करने के लिए किसी एक दोस्त के घर चले जाते थे। मेरे घर भी मेरे कई दोस्त आया करते थे। हम में ज़रा भी बेइज्जती वाले भाव नहीं थे, एक दूसरे के साथ मिलकर खेला करते थे। लेकिन समय सबको बदल देता है। मेरे वो दोस्त मुझसे बहुत दूर हो गए, कुछ अमीर हो गए, कुछ शहर छोड़कर चले गए। अब मेरे दोस्तों की संख्या कम है, जिसका कारण है मेरी गरीबी। मैं क्या करूं, अभी तो पढ़ रहा हूं, जब काम करूंगा शायद गरीबी से खुद को और अपने परिवार को निकाल पाऊं। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल की ज़िंदगी मुश्किल लगती है। अब मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं तो कॉलेज की ज़िंदगी मुश्किल लग रही है। अब ऐसा लग रहा है कि स्कूल की ज़िंदगी बहुत अच्छी हुआ करती थी, दोस्तों के साथ हमेशा खेलते रहना। और मैं कभी कभी हमारे इस कॉलेज के आगे से गुजरा करता था, देखा करता था कैसे कॉलेज से बच्चे बाहर निकल रहे हैं। उनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं है, और मैं हमेशा खुश होता था कि किसी समय मैं भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आऊँगा। मैं देखा करता था कि कई बच्चे ऐसे थे जो कॉलेज की छुट्टी से पहले बाहर आकर खड़े हो जाया करते थे, जैसे लड़कियों को देखने के लिए। और मैं हमेशा सोचता रह जाता था, आखिर वो लड़कियों को क्यों देखते रहते हैं, 2-2 घंटे कॉलेज के बाहर क्यों इंतजार करते रहते हैं। इतने में खेल भी सकते हैं, और जब भी वो उनके दोस्त बाहर आ जाएंगे उनसे मिल पाएंगे। समय बर्बाद करते हैं। लेकिन अब कॉलेज में पहुंच गया हूं, अब समझ में आ गया है क्यों वो कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे। जब आपको किसी से प्यार हो जाए तो प्यार में आप घंटों बिता सकते हैं और उसमें भी खुशी मिलती है। बचपन में छोटे खेल अच्छे लगते हैं, बड़े होने के बाद कुछ और ही खेल अच्छे लगने लगते हैं। अब कॉलेज में मुझे भी एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। वो थी ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन मैं गरीब था, सिर्फ उसे देख ही सकता था, उससे बात तक करने की हिम्मत नहीं थी। मैं उसके पास जाकर भी कभी नहीं बैठता था, और मैं ये भी जानता था कई लड़के उसे पसंद करते हैं और वो हर लड़के को अपने पास बैठने से मना कर देती है, भगा देती है। हिम्मत वाली है वो। और एक लड़की ऐसी भी थी जो मुझे पसंद किया करती थी, लेकिन मैं उसे ज़रा भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी शक्ल साउथ अफ्रीका के क्रिकेट प्लेयर टेम्बू बुवाना जैसी थी। वो हमेशा मेरे पास आकर बैठ जाया करती, मुझ पर लाइन मारा करती, और मैं उसे ज़रा भी भाव नहीं देता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नकचिड़ी थी। बार बार मेरी बेइज्जती किया करती थी, मेरे कपड़ों पर हंसा करती थी, लेकिन मुझे पसंद किया करती थी।
वो अमीर थी और मुझे कहा करती थी अगर मैं उससे शादी कर लूँगा वो मुझे महंगे महंगे कपड़े दिलाएगी। मैं उसको कहता था तुमसे शादी तो कर लूँगा, रहूँगा कहाँ? उसने कहा मेरे घर रहना, मैं शादी के बाद घर छोड़ना नहीं चाहती और मुझे लगता है तुम मेरे साथ रह पाओगे। वो मुझ पर लाइन मारा करती थी और मैं उससे दूर भागा करता था। वो जैसे बार बार चिपकने की कोशिश करती ही रहती थी, मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और कोई ऐसा लड़का नहीं था हिम्मत वाला जो उस पर लाइन मार सके। ऐसी थी वो। मैंने कॉलेज के कई प्रेम कहानियां पढ़ी थी, कैसे दो प्रेमी एक दूसरे से मिले, उसके बाद उनकी जिंदगी बन गई। लेकिन यहाँ पर तो लव ट्रायंगल था। मैं किसी और लड़की को पसंद करता था और कोई और लड़की मुझे पसंद करती थी और ये सिर्फ एक तरफा ही प्यार था, किसी को किसी का प्यार नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कॉलेज में कुछ अलग ही जानने को भी मिल रहा था। यहाँ पार्टीबाजी बहुत ज़्यादा थी, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। अब यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले थे और दो लड़के आपस में जैसे झगड़ने लगे थे कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। दोनों ने अपने अपने पोस्टर पूरे कॉलेज में लगा दिए थे और हर कोई यही बातें किया करता था कि हमें किसे वोट देनी है, हमें किसे वोट देनी है। मैं किसी तरफ नहीं होना चाहता था। मैं तो चाहता था आराम से कॉलेज से डिग्री लेकर निकलूंगा, उसके बाद अच्छी नौकरी मिलेगी। मैं कोई झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन कॉलेज में झगड़ा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कॉलेज का एक लड़का शैंकी, जो कि कॉलेज के प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहा था, वो उस लड़की के पास जाकर बैठा करता था जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो लड़की बार बार उसे गालियां दिया करती थी, लेकिन वो उसके पास जाकर बैठ जाता और जानबूझकर उसे पटाने की कोशिश करता। वो तो टीचर्स के सामने भी बोलने लगता था। प्रोफेसर उसके सामने ज़बान हिला नहीं पाते थे। उसके पिता पॉलिटिक्स में थे, इसीलिए उसका इतना ज़्यादा रुतबा था यहाँ पर। मैं क्या करता, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे प्यार को मुझसे दूर वही कर रहा है। वो लड़की किसी को भाव नहीं देती थी। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी पलट गई और ये ऐसी पलटी, आप सोच पाएंगे आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी वैसा करते जैसा आगे मैंने किया? उस खूबसूरत लड़की का नाम शिखा था और वो लड़का उसके पास आकर बैठ गया। आज फिर से वो बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी, लेकिन उसने जैसे एक नया रास्ता निकाल लिया था। वो अपनी सीट से उठी और मेरे साथ आकर बैठ गई। उसके बाद उसने अपनी बाजू मेरे कंधे पर रख दी। मैं इतना ज़्यादा खुश था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी, तुम कितने अच्छे हो। हमने कभी दुनिया को नहीं बताया कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब बताने का समय आ गया है। मुझे कुछ लड़के तंग करते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ। उसने मेरी गाल पर किस किया था और इस तरह पूरे के पूरे हॉल में जैसे पूरी तरह शांति हो गई थी। वो लड़का शैंकी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसके साथी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वो लड़की मुस्कुरा रही थी। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता। शैंकी गुस्से में मेरी तरफ घूर रहा होता। मैं फिर से आंखें आगे कर लेता। एक तो अंदर लड्डू फूटे जा रहे थे। जिससे आप प्यार करते हैं, अगर वो आपके सामने आकर कह दे कि वो भी आपसे प्यार करता है, कितनी खुशी मिलती है। और बताइए कितना डर लगता है जब आपको पता हो आपको कोई पीटने वाला है। ये दोनों भावनाएं थी जो मेरे अंदर उछल रही थी और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। जब वो क्लास खत्म हुई थी ना, मैं अपनी क्लास से बाहर नहीं निकलना चाहता था। अभी और भी लेक्चर लगने थे। प्रोफेसर जैसे ही बाहर गई, 3 लड़के आए। मुझे उन्होंने कंधों पर उठा लिया और खुद क्लास से बाहर ले गए थे। वो लड़की अब भी हंसे जा रही थी। इसके बाद वो भी भागकर क्लास से बाहर चली गई। मुझे वो सीधा ग्राउंड में ले गए। मुझे लग रहा था खेलने के लिए लेकर गए हैं। मुझे वो खरी खोटी सुनाएगा। मैं उसे कह दूंगा वो लड़की ने कुछ अपने आप से बातें की हैं और बाकी मैं उससे प्यार तो करता हूँ। अब वो भी मान गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरे होंठों पर मुक्के बरसाए जा रहे थे। कोई मेरे सर पर मुक्का मारता, कोई मेरी पीठ पर। मुझे नीचे गिरा दिया और अपनी टांगें इतनी बार मारी मेरे कि हड्डी तो नहीं टूटी, लेकिन कई जगह से मैं सूज गया था। उसके बाद शैंकी आया, मेरी छाती पर बैठ गया और कहने लगा, शिखा से दूर रह,
तूने पहले बता शिखा को पटाया कैसे? अबे साले तेरे तो कपड़े भी गंदे हैं, तुझसे वो पट कैसे गई? मैं रोता रोता कहने लगा, मुझे नहीं पता मुझसे वो कैसे प्यार करने लगी। तो शैंकी पूछने लगा, अब सच बता, तू उससे कब से मिल रहा है? मैंने कहा, कब से मिल रहा हूँ? मैं उससे कभी नहीं मिला, मैं तो हमेशा आगे बैठा करता था और बाहर भी कभी नहीं मिला। तभी सब हंसने लगे थे और कहने लगे थे, भाभी बहुत स्मार्ट है, इसे वैसे ही फंसा दिया। अरे कितनी चालाक है वो। और सब हंसकर मुझे खींचकर खड़ा करके अपने रास्ते पर चलने लगे और मैं तो रो रहा था, इतना ज़्यादा पिटा हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। और मैंने शैंकी को कहा, मुझे मारा क्यों, फिर मुझे मारा क्यों? और वो हंसता हुआ कहने लगा, देख भाई, बुरा मत मान, तुझे उसने फंसाया है और हम क्या करते? तुझे पता है ना शिखा मेरी है और कोई भी उसके पास बैठना नहीं चाहिए। मैं उसको क्या कहता मेरी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने गुस्से में उसको कहा था, जो मुझे पीटा है उसका हिसाब कैसे होगा? शैंकी मेरे पास आया और उसने मेरे माथे पर एक और मुक्का मारा और मुझे नीचे गिरा दिया, फिर हंसता हुआ वहां से चला गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद वहीं पर लेटा हुआ था, मैं रोए जा रहा था। मेरे एक जोड़ी कपड़े तो उन्होंने फाड़ ही दिए थे। वो लाल रंग की शर्ट मेरी फेवरेट थी, 2 साल पहले लेकर दी थी मेरे पिता ने, और सबसे नई शर्ट मेरी वही वाली थी, वो भी फाड़ दी। अब मेरी पैंट जो कि काफ़ी पतली थी लेकिन खींचकर एक तरफ से कट उस पर भी लग गया था। मैं रोए जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ वो लड़की आई जो मुझे पसंद करती थी। मैं तो उसका नाम भी अच्छे से याद नहीं रखता था, मैं उसे टेम्बू बुआना ही कहा करता था। अब टेम्बू मेरे पास आई, उसने अपनी उस चुनरी से मेरे माथे का वो खून साफ किया, मेरी गाल से भी खून साफ किया। वो मुझे तसल्ली दे रही थी। मुझे लगा चलो कोई नहीं, मेरी कोई दोस्त तो है जो मेरा ख्याल रखती है। लेकिन मेरा चेहरा साफ करने के बाद जो उसने 10 चमाटे मेरे मारी, इतनी ज़ोर ज़ोर से मारी थी कि मेरे होश उड़ गए और वो भी मुझे पीटकर रोती हुई वहाँ से भाग गई थी। अब वहाँ बैठा मैं ये सोच रहा था कि मुझे तो ढोल बना रखा है, इधर से भी मार रहे हैं उधर से भी मार रहे हैं। फिर शिखा चलती हुई वहाँ पर आई और वो मेरे करीब आकर कुछ कहना चाहती थी और मैं शर्माने लगा, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मेरी गाल पर किस किया था और वो जो मेरी क्रश थी मेरे पास आकर कहने लगी, देख मेरे भाई, बुरा मत मान, मैंने तुझे फंसाया, तेरी पिटाई हो गई, लेकिन मैं बस उनसे छुटकारा चाहती थी। मुझे लगा तू दिखने में गुंडा मवाली है, कुछ ना कुछ तो उनका करेगा, लेकिन तू भी लप्पू सा ही निकला। ये कहकर वो जा चुकी थी और मेरे सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। उसने बस मुझे फंसाया था, मैं किसी जगह का नहीं रहा था। कॉलेज में मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी, एक जोड़ी कपड़े फट गए थे। जब घर पहुंचा मेरे पिता ने भी बहुत पीटा कि तू कॉलेज में लड़ाई करने लगा है। अब उन्हें क्या बताता, मैंने लड़ाई नहीं की, मैं तो पिटकर आया था, मैंने तो हाथ तक नहीं उठाया। उस रात माँ ने खाना भी नहीं दिया था और मुझे कहा था कि दोबारा अगर तू लड़कर आया ना, तुझे कभी खाना नहीं मिलेगा। तेरे पिता तेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं ताकि तू पढ़ पाए, लेकिन तू कॉलेज में बदमाशी कर रहा है। ये सुनकर मैं सोया था और पूरी रात रोता रहा था। आज का दिन ही मनहूस था, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। अगली सुबह मेरे पिता जो अखबार पढ़ा करते थे, मैं भी वो अखबार पढ़ना चाहता था ताकि नई नई खबरें देख पाऊँ। टीवी तो पिछले 2 साल से खराब था, मेरे पिता ने ठीक करवाया नहीं था। सुबह सुबह आने वाली वो अखबार पढ़कर ही मैं मनोरंजन किया करता था। वो अखबार मेरे पिता के नहाने से पहले पहले मैं पढ़ लिया करता था। वहाँ से अच्छे अच्छे कार्टून देखा करता था, कहानियाँ पढ़ लिया करता था। इसी के साथ देश और दुनिया में क्या हुआ है ये सब मैं आधे घंटे में ही जान लेता था। आज अखबार तो खोल ली थी, वो खबरें पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था। अमेरिका ने किसी देश पर हमला कर दिया, इजराइल ने कहीं पर कोई बम दाग दिया, इस तरह की खबरें थी और मैं ये खबरें पढ़कर मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पर बम गिरे या कहीं कोई मर जाए, मुझे अपनी ज़िंदगी से फ़र्क पड़ता है। अखबार में ऐसा क्या है जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है। तभी दूसरे पन्ने पर कई सारे इश्तिहार थे और नीचे इश्तिहार था 15 मिनट में समाधान। ये मेरी आंखें चमका गया।
क्या ऐसा हो सकता है? वहां पर एक बाबा की तस्वीर छपी हुई थी जिसने एक उंगली आगे की तरफ की हुई थी और नीचे लिखा था, तुम्हारा भी समाधान होगा। इस इश्तेहार को मैं ज्यादा ही पर्सनली ले गया। मुझे लगा वो मेरी तरफ उंगली करके कह रहा है कि मेरा समाधान होगा। नीचे लिखा हुआ था, अगर 15 मिनट में समाधान ना हुआ तो डबल पैसे वापिस। तब मैं सोचने लगा, इसमें जरूर कोई शक्ति होगी, तभी डबल पैसे वापस कर रहा है। इस तरह तो ये बर्बाद हो जाएगा। इसे अगर हर किसी को पैसे वापस करने पड़े तो ये लुट जाएगा। इसका मतलब ये काम जरूर करता है। वहां पर कई सारी ऐसी डरावनी डरावनी तस्वीरें छपी हुई थी। नीचे लिखा था, काले इल्म के बादशाह। ये पढ़ते ही मुझे लगा, अब भगवान के रास्ते से तो कुछ होने वाला नहीं, काले इल्म से ही कुछ ना कुछ होगा। वहां नीचे कई जैसे सर्टिफिकेट से बनाए हुए थे इश्तेहार में। उसने अफ्रीका का काला जादू सीखा था, उसमें गोल्ड मेडल लिया था। बंगाल का काला जादू सीखा था, उसमें गोल्ड मेडल लिया था। पता नहीं कितने सारे गोल्ड मेडल नीचे लगा रखे थे। मुझे लगा ये गोल्ड मेडल लेके आया है, ये तो झूठ नहीं हो सकता। ओलंपिक में जाकर तो गोल्ड मेडल मिलते हैं। मुझे लगा बस इसके पास जाना चाहिए, इसकी उंगली मेरी तरफ ही है, ये मेरा समाधान कर देगा। मैंने वो नंबर को नोट कर लिया। पूरा का पूरा इश्तेहार जैसा था, मैंने अपनी नोटबुक में वैसा ही लिख लिया। आधा घंटा लगा मुझे। जब मेरे पिता बाहर आए, वो मुझे कहने लगे थे, तू अखबार क्यों पढ़ रहा है? तू तो बदमाश बनेगा ना, छोड़ दे अखबार पढ़ना, बदमाश बन जाकर लड़ाइयाँ कर। अब फिर से ताने सुनने को मिल रहे थे मेरे पिता के। मेरी माँ ने भी ताने मारे, लेकिन सुबह सुबह अच्छा वाला नाश्ता ज़रूर मिल गया। उसके बाद सीधा मैं कॉलेज की तरफ बढ़ निकला, लेकिन बार बार वो नोटबुक को देखे जा रहा था। हर कोई कॉलेज से बंक मारता है, मैंने कभी बंक नहीं मारा था। आज मन कर रहा था बंक मारूं। इसके बाद मैं पास के ही ग्राउंड में बैठ गया। 10 बजे उस नोटबुक को देखे जा रहा था और मैंने पूरी तरह से उस इश्तेहार की कॉपी बना दी थी। वो उंगली मेरी तरफ इशारा किए जा रही थी। वो बाबा मेरी तरफ देख रहा था, जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मेरे अंदर काले इल्म के लिए प्यार जागता जा रहा था और मुझे लगा बाबा के पास जाना है। बाबा समझ जाएगा, वो तो बहुत अमीर होगा ना, मुझसे पैसे भी नहीं लेगा। ये सोचकर मैं सीधा उस बाबा के पास पहुंच गया। उसकी एक बड़ी सी दुकान थी और बाहर लिखा हुआ था, काले इल्म के बादशाह। बाबा का नाम कुछ अजीब सी भाषा में था, मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी नाम हो मैं तो उन्हें बाबा कहूँगा और 15 मिनट में अपना समाधान करूँगा। उनका चेहरा, उनकी उंगली वो बड़े बोर्ड पर भी जैसे मेरी तरफ ही इशारा कर रही थी। मेरे पास अब 2 ही जोड़े बचे थे और आज जो मैं जोड़ा पहन कर गया था, मेरे पिता ने 3 साल पहले ये कपड़े लेकर दिए थे। कई जगह से फटे हुए थे, लेकिन मेरी माँ ने उसे रफू ज़रूर कर दिया था। वो कपड़े पहनकर जैसे ही मैं दुकान के अंदर गया, वहाँ सामने बाबा बैठा हुआ मेरी तरफ उंगली करके कहने लगा, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, कब से मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। काले इल्म ने मुझे बता दिया, गरीबी है तेरी परेशानी, गरीबी है तेरी परेशानी, तेरे पास पैसे नहीं हैं, उसी का समाधान कराने के लिए मेरे पास आया है। आजा आजा, जानता हूँ मैं तुझे, आजा आजा। मुझे लगा बाबा तो पहचान गए मुझे, यानी तस्वीर से ही बाबा देख लेते हैं। मैं पाँव में जाकर पड़ गया। उसके बाद मैं बाबा को कहने लगा, बाबा जी आपको तो पता है मुझे क्या क्या परेशानी है, बस ठीक कर दो, बस ठीक कर दो। फिर बाबा कहने लगे, हाँ मुझे सब पता है, तेरे बारे में सब जानता हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने बाबा को कहा, कर दो, 15 मिनट में अभी अभी कर दो, मैं और नहीं सह सकता, मरने का मन करता है। बाबा मुझे समझाते रहे, बस हो गया समाधान, हो गया समाधान। 15 मिनट में पाँव में पड़ा रहा। उसके बाद बाबा ने मेरी गाल पर चमाट लगाई और कहा, अबे सामने जाकर बैठ, अब बता तो सही, तू चाहता क्या है। अब मैं 2 फुट पीछे जाकर बैठ गया था और बाबा मुझसे कहने लगे थे, अब बता तेरे साथ क्या क्या हुआ, किसका चाहता है तू समाधान। मैं बाबा को बताने लगा था, देखो बाबा, सुबह जो हुआ मैं बस कैसे ठीक करूं उसे, इतना मनूस दिन कल का, इतना मनूस दिन, बस आप उसे ठीक कर दीजिए, उसे मना लीजिए, उसके बाद मैं उसके साथ जाना चाहूँगा और वो मेरे साथ ऐसा ना कर पाए। मैं नाम नहीं ले रहा था, मैं घटना के बारे में नहीं बता रहा था, मैं बस वो करके पूरी कहानी सुना चुका था। शायद किसी आम इंसान के वो कहानी समझ में ना आए, लेकिन वो तो बाबा हैं, सब जानते हैं, उन्हें पता चल जाएगा मैं किसका समाधान चाहता हूँ।
तभी बाबा कुछ समय के लिए कंफ्यूज से हो गए और कहने लगे थे, हाँ हाँ मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ, वो जो तुझे समाधान चाहिए ना वो मैं कर दूंगा। मैं बाबा को कहने लगा, बाबा जी अभी अभी कर दीजिए, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने गिड़गिड़ाएं, सब गिड़गिड़ाएं। तब बाबा कहने लगे थे, थोड़ा डिटेल में बता, थोड़ा और डिटेल में बता। मैं डिटेल में बताने लगा। जब उसने हाथ उठाया था ना, बस बाबा जी उसका कोई इंतज़ाम कर दीजिए, उसका इंतज़ाम कर दीजिए। बाबा तब मेरे पास आए और उन्होंने मेरे जो खींच कर चमाट लगाई, मैं समझ नहीं पाया अब क्यों मारा। और बाबा कहने लगे, आशीर्वाद, तुझे आशीर्वाद की ज़रूरत थी, तेरे अंदर ना नकारात्मक शक्ति भरी हुई है, तू कुछ बोल नहीं पा रहा, तेरे अंदर जैसे काले इल्म की शक्ति किसी और ने डाल रखी है, कुछ किया कराया है तेरे ऊपर, पहले मुझे वो निकालना होगा। 2-4 चमाटे जो बाबा ने मेरे मारी ना, मैं बेहोश हो गया था। मुंह पर पानी मारकर मुझे वहां बिठाया और उसके बाद बाबा कहने लगे, तेरे अंदर काली शक्तियां भरी हैं, इसी कारण तू नाम नहीं ले पा रहा, चीज़ों के बारे में बता नहीं पा रहा। अब शुरू से बता, अगर तू नाम नहीं ले पाया, काली शक्तियां अंदर समझो फिर से होंगी, मुझे फिर से निकालनी होंगी। अब मैं बाबा का इशारा समझ गया था, तो मैंने शुरू से कहानी बताई, कल मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मुझे शैंकी ने पीटा था, कैसे शिखा ने मुझे फंसाया था। नाम ले लेकर मैंने सब कुछ बताया और बाबा हंसते हुए कहने लगे, मुझे सब कुछ पता था, लेकिन तेरी जबान से सुनना था, अब मैंने सुन लिया, अब हो जाएगा समाधान। अब बता कौन सा समाधान चाहिए, मेरे पास काले इल्म से इतने तगड़े तगड़े समाधान हैं कि तू सोच नहीं सकता। 15 मिनट वाला समाधान या 1 दिन वाला समाधान। मैंने कहा 15 मिनट वाला करो बाबा, 1 दिन कौन रुकेगा, 15 मिनट में अभी अभी कर दो, फिर मैं निकलूं कॉलेज की तरफ और उसके बाद शिखा मुझसे लिपट जाए, कर दो बाबा जी समाधान। तो बाबा ने कहा, ठीक है वही वाला करता हूँ, वो वाला 5000 में होगा, क्योंकि उसकी फ़ीस ज़्यादा है, मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होंगी और 15 मिनट में करने के बाद मेरी शरीर की शक्ति निकल जाती है, उसे ठीक करने के लिए मुझे बहुत कुछ खाना पड़ता है। 5000 लगेंगे, 15 मिनट में समाधान हो जाएगा। मैं बाबा की तरफ देखने लगा था और उसके बाद रोते हुए मैं कहने लगा, बाबा जी मेरे पास 5000 नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, कपड़े देखो मेरे, मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा। तो बाबा खुद को समझाते हुए कहने लगे, ठीक है तेरे लिए 1 दिन वाला सही होगा, अगर पैसे नहीं हैं तू इंतज़ार तो कर सकता है ना, 2000 रुपए दे, 1 दिन में समाधान होगा। मैं और ज़्यादा रोने लगा था, बाबा जी मेरे पास 2000 रुपए नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं पैसे। तो बाबा कहने लगे, ठीक है तेरे लिए 500 वाला समाधान भी ठीक होगा, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते वो थोड़े लंबे समय में समाधान पा सकते हैं। 500 रुपए दे, तेरे लिए 1 महीने में समाधान होगा। मैं बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगा था, बाबा जी आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको तो ये भी पता है मेरे पास कितने पैसे हैं। मैंने जेब से वो 4 रुपए निकाले, 2 के 2 सिक्के थे वो, और मैं बाबा के सामने रख कर बोलने लगा, बाबा जी मेरे पास इतने पैसे हैं, आप समाधान कीजिए ना, अमीर बनाइए मुझे, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा, आप किसी नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद मैं जब अमीर हो जाऊंगा आपके लिए पैसे लेकर आऊंगा मैं। बाबा ने वो 4 रुपए उठा लिए, अपनी जेब में डाल दिए, उसके बाद मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे, काले इल्म से होगा समाधान, जो तू चाहता है वो तुझे मिलेगा, जा हो जाएगा तेरा समाधान। मैंने बाबा से पूछा, बाबा जी पैसे कम हैं, कितने समय में समाधान होगा। बाबा ने कहा, अगले जन्म में। ये सुनकर मैं एकदम चौंक सा गया था, बाबा जी अगले जन्म में, मुझे इसी जन्म में चाहिए, बाबा जी कर दीजिए ना। तब बाबा कहने लगे, जितने पैसे तू लेकर आया है उससे अगले जन्म में ही समाधान होगा, पैसे तो बहुत कम है, ये तो तुझे तीसरे जन्म में होता, वो तो मैं मेहरबान हूँ इसीलिए अगले जन्म में कर दूंगा। अब मैं बाबा के सामने गिड़गिड़ाता गया और बाबा ने समाधान कर दिया था अगले जन्म का। वो कहने लगे थे, काले इल्म से आगे नहीं निकला जा सकता, तुझे फीस तो देनी होगी ना, अपनी जेब से मैं पैसे थोड़े ना दे सकता हूँ। इस तरह उस बाबा की दुकान से मैं निकला था। समाधान तो मुझे करवाना ही था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े।
लेकिन मैं चोरी नहीं कर सकता था। मैं सोचने लगा करूं तो क्या करूं, वो कौन सी चीज़ है मेरे पास जिसे बेचकर मैं पैसे इकट्ठे कर सकता हूं। आखिर इस शर्मिंदगी से कैसे बच सकता हूं। छोटा सा ही तो काम है, वो शैंकी मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, शिखा मेरी ज़िंदगी में आ जाए और मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं। बस ये छोटी सी बात ही तो मनवानी है उस बाबा से। उसके पास तो बहुत शक्तियां हैं ना, उसके लिए तो ये बहुत आसान काम होगा। ये सोचकर सीधा दोपहर को मैं घर पहुंच गया था। घर पहुंचकर एक एक करके मैं अपने सामान को देख रहा, कहीं तो कोई पैसे निकल आए जो मैंने कभी छिपाए हों। मैंने अपनी गुल्लक भी तोड़ डाली थी, 7.5 रुपए निकले थे उसमें से। इसके बाद मैं सोचने लगा, इससे तो अगले जन्म का ही काम होगा, मुझे इस जन्म का काम करवाना है। घर में एक पुराना वाटर पंप पड़ा था जिसे हम टुल्लू पंप कहते हैं। वो थोड़ा खराब हो गया था और नया हमने लगवा लिया था। पिता कब से कह रहे थे उसे बेच दो, 200-400 रुपए तो आ ही जाएंगे, यानी कि इतनी कीमत है उसकी, तो उसे मैं बाबा के पास ले जाता हूँ। बाबा अगर मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो कहीं बेचकर फिर बाबा को पैसे दे दूंगा। बाबा काम तो कर देंगे ना, और उसके बाद तो पैसे आ जाएंगे, तो पिता की डांट भी नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं तो नए कई सारे टुल्लू पंप लाकर यहाँ रख दूंगा। इस तरह वो वाटर पंप लेकर मैं सीधा उस बाबा की दुकान पर पहुंचा था। शाम के 6 बजे बाबा शाम के 6 बजे वो दुकान बंद कर दिया करते थे, और जैसे ही बाबा वो दुकान बंद करने ही वाले थे, मैंने बाबा को रोक दिया। मैं बाबा को कहने लगा, बाबा जी इंतज़ाम हो गया पैसों का। बाबा बहुत ज़्यादा खुश, हाँ जा आ जा, मैं तो वैसे ही दुकान बंद करने वाला था, मुझे पता था तू इसी समय आएगा। जब मैं दुकान बंद कर रहा होऊंगा उसी समय तू पीछे से मुझे बुलाएगा, मुझे पता था, मैं इंतज़ार कर रहा था, मुझे भविष्य दिखता है, आजा अंदर। इसके बाद बाबा मुझे फिर से दुकान के अंदर लेकर गए। अब एक बड़ा सा डिब्बा, उसके अंदर मैंने टुल्लू पंप डाला हुआ था। बाबा उस डब्बे को देखकर कहने लगे, तू 15 मिनट से भी पहले समाधान चाहता है यकीनन, तभी इतना सामान लेकर आया, इतने सारे पैसे लेकर आ गया, कितने समाधान करवाने हैं बता। मैंने जैसे ही टुल्लू पंप उस डिब्बे से निकाला, वो बाबा का चेहरा बदला बदला सा था, थोड़ा गुस्सा भी लग रहे थे, और उसके बाद कहने लगे, अब इसका समाधान करवाना है। मैंने कहा नहीं, इसका समाधान नहीं करवाना है, इससे समाधान करवाना है। इसकी कीमत 400-500 होगी, थोड़ा ही खराब है, काम करता है बाबा जी। आप पैसों की बात कर रहे थे ना, अगर मैं टुल्लू पंप आपको दे दूं, उसके बदले में तो आप समाधान कर देंगे ना। बाबा पहले अपने सर को खुजा रहे थे और उसके बाद उठकर आए, मेरे एक चमाट लगाई और कहने लगे, आशीर्वाद है तेरे लिए, आशीर्वाद है। अब मैं इससे समाधान थोड़ी ना कर सकता हूँ, इससे नहीं करूँगा मैं, मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा, बाबा जी पैसे मेरे पास नहीं है, यही है, अगर आप समाधान कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मेरे पास कुछ नहीं है, मैं चला जाता हूँ। तब बाबा अपने सर को खुजाने लगे और अंत में कहने लगे, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम सामने से चलकर आए हो तो तुम पर तरस आ गया, कोई बात नहीं, नुकसान करवा लूँगा मैं अपना, समाधान तो तेरा करके रहूँगा। दे मुझे टुल्लू पंप, मेरे घर पर लग जाएगा, वैसे भी पानी ऊपर वाली टंकी पर चढ़ता नहीं, ये काम आ जाएगा और तेरा समाधान होगा। मैंने कहा, बाबा कितने समय में समाधान होगा? बाबा ने कहा, यह खराब है ना, तो समाधान 6 महीने में होगा। मैंने कहा, नहीं बाबा जी, मैं नहीं देने वाला, इतनी देर में समाधान होगा? इतने में शिखा अगर कॉलेज छोड़कर चली गई फिर समाधान नहीं हो पाएगा। बाबा ने कहा, हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं, जल्दी कीजिए। बाबा मान नहीं रहे थे और मैं भी अड़ गया था। फिर बाबा ने घूम फिरा कर एक दिन में डील कर ही दी और मेरे सर पर हाथ रखकर उस पर उन्होंने हरे रंग का एक कपड़ा रखा। उस हरे रंग के कपड़े के ऊपर एक छोटी सी बोतल से उन्होंने 2 खून के कतरे गिराए। खून रखा हुआ था उसमें। उसके बाद वो कहने लगे, काले इल्म के शैतान, यहाँ आकर कर मदद मेरी। उन्होंने वो पंखा तेज कर दिया और कहने लगे, यहाँ हवाएं चलने लगेंगी, हवाएं चलने लगेंगी। और सच में हवा तेज हो गई थी। आंखें बंद कर ली मैंने और वो बाबा अफ्रीका की कोई भाषा बोल रहा था। बार बार वो बोलता गया और कहने लगा, हो गया समाधान एक दिन में, जो तूने मांगा है वो तुझे मिलेगा किश्तों में। पहली किश्त ये है कि तुझे वो लड़की मिलेगी,
उसके बाद बाकी चीजें होंगी। देख, ऐसा समाधान एक साथ नहीं होता, हिस्सों में होता है। तो आज इस टुल्लू पंप के बदले वो लड़की तेरी हो जाएगी, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। 15 मिनट में समाधान तो हो चुका है। लड़की के अंदर प्यार जगा दिया है मैंने, बस तुझे उसे गले से लगाना है। जैसे ही तू गले से लगाएगा सबके सामने, वो तेरी, उसके बाद तुझसे कभी दूर नहीं होगी वो। अब बाबा ने समाधान तो कर दिया था, बस प्यार को जगाने के लिए सबके सामने उसको गले से लगाना था। ये तो सबसे मुश्किल काम। और बाबा ने एक चमाट लगाकर कहा था, अब मुंह बंद कर ले, आशीर्वाद मिल गया तुझे। काली इल्म की ये शक्तियां तेरे अंदर जा चुकी हैं। जा जा जा, चुप करके जा अब कॉलेज। इसके बाद मैं घर आ गया था और अपनी माँ से, अपने पिता से, किसी से मैंने एक शब्द नहीं बोला। अगली सुबह मैंने वो नए वाले कपड़े पहने थे। नए वाले यानी जो 2 साल पहले खरीदे थे। मैं उसे पहनकर इस तरह से इतराता हुआ कॉलेज की तरफ जा रहा था कि शिखा तो मेरी हो जाएगी, सब देखते रह जाएंगे, उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई होंगी। कॉलेज शुरू हो चुका था, पहला लेक्चर आने वाला था और हमारे इस क्लास में बहुत कम बच्चे थे, बहुत कम स्टूडेंट्स थे। और मैं जल्दी से शिखा के पास गया। शिखा हंस रही थी, उसे लगा मैं उससे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन जल्दी से जाकर मैंने उसे गले से लगा लिया। जैसे ही मैंने उसे गले से लगाया, मैं कांप रहा था, लेकिन मुझे लगा बाबा का काला इल्म काम कर देगा। और इसके बाद शिखा के हाथ जैसे रुके हुए थे, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद जैसे ही मैं पीछे जाकर खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा, मुझे लगा वो भी अब मुड़कर मुझे गले से लगाएगी। उसने जो मेरे चांटा मारा, खींचकर इतनी जोर से चांटा मारा कि वो आवाज़ एक भयानक आवाज़ जैसी थी, गूंज पड़ी थी पूरी क्लास में और मैं नीचे गिर गया। उसके बाद वहाँ 2-3 लड़कियाँ और थी, मुझे गालियाँ निकालने लगी। वहाँ 2 लड़के थे, खींचकर मुझे उस क्लास से बाहर फेंक आए थे। शैंकी नहीं था वहाँ पर, वरना वो मुझे बहुत पीटता। लेकिन बाबा का इल्म काम नहीं किया। मुझे दुख लग रहा था, इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं कॉलेज से भागा सीधा बाबा के पास जाने के लिए। जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंचा, बाबा दुकान में नहीं थे। मुझे 2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा और जब 2 घंटे बाद बाबा वहां पर आए तो मैं बाबा को कहने लगा, बाबा काला इल्म काम नहीं किया, मैंने उसे गले से लगाया था। तब बाबा कहने लगे, सच में तूने गले से लगा लिया था? मुझे लगा तू कर नहीं पाएगा, काफ़ी मुश्किल काम था। तूने गले से लगाया, फिर क्या हुआ? मैंने कहा, बाबा उसने चांटा मारा, इतनी खींच कर चांटा मारा, और ऐसा लग रहा था वो इतनी ज़्यादा गुस्से में है, बस उसने खुद को रोका। जैसे पिछली बार मेरी पिटाई करवाई थी शायद, इसलिए खुद को उसने रोक लिया। तब बाबा ने कहा, नहीं, वो इसलिए खुद को नहीं रोक रही थी, उसके अंदर जो प्यार था वो उबल रहा था। उसे सबके सामने प्यार नहीं दिखाना था, इसलिए उसने रोका। इल्म काम कर गया। छुआ ना उसने तुझे, पहले तूने उसे छुआ, प्यार एक तरफा हो गया। फिर उसने तुझे गाल पर छुआ, प्यार 2 तरफा हो गया। यानी आग दोनों तरफ लग गई है। अब नहीं रुकने वाली ये आग, काम हो चुका है, डरने की कोई बात नहीं। मुझे बाबा पर फिर से भरोसा होने लगा था। बाबा ने कहा, प्यार तो जाग गया है, अब धीरे धीरे प्यार की पतंगे आगे बढ़ने लगेंगी। जा फिर से कॉलेज में उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर, सब समझ जाएगा काला इल्म कैसे काम करता है। मैं फिर से कॉलेज में पहुंच गया था और वहाँ जब मैं क्लास में जाकर बैठा, मैं एक कोने में जाकर बैठा था। ये आखिरी लेक्चर था और एक कोने में बैठा बार बार मैं शिखा की तरफ देखे जा रहा था और नीचे वो टेम्बू बोआना गुस्से में मेरी तरफ देख रही थी। उसे भी पता लग गया होगा। अब प्यार किया है, छोटी मोटी मुसीबतें तो झेलनी ही पड़ेगी ना। शिखा बार बार मेरी तरफ देखती और उसके बाद नज़रें घुमा लेती। जब वो क्लास ख़त्म हुई, टेम्बू बोआना मुझे पीटने के लिए आ रही थी, लेकिन उससे पहले ही शैंकी ने मुझे गर्दन से ही पकड़ लिया। सब बाहर जा चुके थे और शैंकी ने मुझे उस बेंच के नीचे लिटा लिटा कर जो पीटा, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। उस अकेले से लड़ भी नहीं सकता था। उसने मेरे कपड़ों की दूसरी जोड़ी भी फाड़ने की कोशिश की और मैंने उसकी टांग पकड़ ली। देख भाई, मत फाड़, मेरे पास और कपड़े नहीं है, मत फाड़। और इसके बाद उसे जैसे तरस आ गया।
और उसने मुझे गर्दन से पकड़कर ऊपर बिठाया और कहने लगा, तुझे समझ में नहीं आती? शिखा से दूर रह। आज तूने जो किया ना, इसके लिए तुझे पीटने का मन तो बहुत करता है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें भी तेरा कसूर नहीं है। उसने कुछ ना कुछ तो किया होगा या तुझसे करवाया। अब सच बोल। मैं शिखा को फंसाना नहीं चाहता था। मैंने नजरें झुकाई और मैं सारा इल्ज़ाम कबूल कर रहा था। तभी मैंने देखा कि शैंकी ने मुझे छोड़ दिया और वो कहने लगा, देख तू उससे दूर रह, बहुत पिटेगा। तू उसे बचाने की कोशिश कर रहा है ना, कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक तू उसे बचा पाता है और तू खुद बच पाता है। क्लास में अकेला था मैं, रो रहा था। उसने पीटा ऐसे था कि चेहरे पर निशान नहीं डाले, पीठ पर जो उसने मुक्के और कोहनी से वार किए थे, बहुत दर्द हो रहा था। हड्डी तो नहीं तोड़ी, लेकिन लगभग हड्डी टूटने जितना ही दर्द हो रहा था। तभी मेरे पास आकर शिखा बैठ गई थी। उसकी नज़रों में मैंने प्यार देखा था। मैं अंदर से खुश था, बाहर से कराह रहा था। मेरे करीब आकर वो कहने लगी थी, तू पागल हो गया है? देख, उस दिन मैंने जो किया वो मैं खुद को बचाने के लिए कर रही थी। मेरी नज़रों में तेरे लिए कुछ नहीं है। आज जो तूने किया ना, मैंने चलो फिर भी माफ़ कर दिया, क्योंकि मैंने भी गलती की और तूने भी किसी कारण ये किया होगा, इसलिए मैं समझती हूँ। अब इसे और आगे मत बढ़ा, तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो बाहर खड़ी है ना तेरी गर्लफ्रेंड, वो बहुत गुस्से में है। आज तू पिटने वाला है। अब मैंने उसको कहा, गर्लफ्रेंड? कौन गर्लफ्रेंड? मैं उसको ये कहना चाहता था कि वो टेम्बू बोवाना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो कहाँ सुनती। वो तो वहाँ से निकल गई। और उसके बाद बाहर खड़ी वो टेम्बू बोवाना गुस्से में थी, हाथ में एक बेंच का डंडा वो हाथ में पकड़कर मेरी तरफ भागती गई और मैं उसके आगे आगे। मैं कॉलेज की पीछे वाली दीवार फांद कर कॉलेज से भागा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पीट कर ही दम लेगी। सीधा मैं बाबा के पास पहुंच गया। मैंने कहा, बाबा जी काम नहीं बना, वो तो कह रही है कुछ नहीं है, और ऊपर से एक और लड़की मेरे पीछे पड़ गई। तब बाबा कुछ देर सोचने लगे और फिर कहने लगे, काला इल्म काम तो कर गया, लेकिन तू सच बता, प्यार तो उस लड़की के लिए भी है ना? वो क्या नाम बताया था तूने, टेम्बू बुवाना? मैंने कहा, नहीं, उसके लिए प्यार थोड़ी ना है, शिखा के लिए प्यार है। तब बाबा ने कहा, यहीं तो हो गई ना गड़बड़। प्यार वो तुझसे तो करती है ना, तो काला इल्म उस पर भी थोड़ा काम कर गया। वो और ज़्यादा प्यार में पड़ गई तेरे, और जो शिखा पर पूरा प्यार जाना चाहिए था वो अधूरा रह गया। इसीलिए तेरा काम नहीं बना। एक और बार काले इल्म का इस्तेमाल करना होगा। क्या और टुल्लू पंप पड़ा है तेरे पास? मेरे पास वो पीछे वाले घर में भी एक पाइप है, वहाँ पर लगाना चाहता हूँ। बता। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, लेकिन तेरे लिए किसी और चीज़ के लिए भी काम कर सकता हूँ। बता, काले इल्म का इस्तेमाल करवाएगा दोबारा? इस बार तो तेरी गलती है, मैंने सही किया, ये तेरी गलती है। ये कहकर वो बाबा ने अपनी दुकान बंद की और वो वहाँ से जा रहे थे। मैं बस पीछे रोए जा रहा। अब क्या लेकर आऊँ, कौन सा सामान उठाकर लेकर आऊँ, मैं समझ नहीं पा रहा था। रोता रोता मैं घर पहुँचा था। मैं उन्हीं कपड़ों में सो गया था ताकि पिता को, माँ को पता ना चल जाए कि पीठ पर कितने वार हुए हैं मेरे। उसके बाद मैं घर आ गया था। मैं सोचे जा रहा था कि अब करूं तो क्या करूं। बाबा के काले इल्म से ही काम होगा, कहीं और से नहीं होने वाला। और वैसे भी मैं इन्वेस्टमेंट तो कर चुका हूं, फल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। घर में कोई काम की चीज़ नहीं थी सिवाय मेरे पुराने साइकिल के। वो साइकिल जिसे अब मैं चलाना पसंद नहीं करता था। मेरे पिता ने बड़े चाव से लेकर दिया था, लेकिन कॉलेज में अगर मैं साइकिल पर जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। हर कोई तो मेरे कपड़ों पर हंसता है, फिर साइकिल पर भी हंसेगा। लेकिन वो साइकिल पुरानी थी, बेची जा सकती थी। उसे लेकर मैं हवा भरवाने के लिए गया था। टायर में हवा भरवाई, उसके बाद सीधा अगले दिन मैं बाबा के पास पहुंच गया। अगले दिन बाबा को मैं कहने लगा, बाबा जी एक काम की चीज़ है, अब 15 मिनट में समाधान चाहिए, महंगी है चीज़। वो मेरा साइकिल कई जगह से जंग खा चुका था। मेरे पिता ने खरीदा भी पुराना था। अब बाबा कह रहे, इसका मैं क्या करूँगा? मैंने कहा, बाबा जी अब मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है, इसे लेकर समाधान कर दीजिए। बाबा ने कहा, चलो ठीक है, साइकिल भी मैं चला ही सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिला ना, हो जाएगा समाधान, एक दिन में होगा। लेकिन मैंने कहा, ठीक है, एक दिन का इंतज़ार कर सकता हूँ अब।
तब बाबा ने कहा, बता किस चीज़ का समाधान चाहिए। मैंने कहा, सब समाधान पूरे चाहिए, अब एक बार में। देखो बाबा जी, ज़्यादा बार नहीं आ सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो बाबा ने कहा, देख समाधान अब घुमा कर करना होगा। पहला समाधान तो है कि तेरी जिंदगी से दूर चला जाए वो लड़का शैंकी। उसे दूर करने के लिए प्रेत आत्माएं उसके घर पर छोड़नी होंगी, जिससे वो डर जाए और वो कॉलेज आना छोड़ दे। फिर दूसरा काम करना होगा, शिखा तेरे पास आएगी, तुझसे प्यार करने लगेगी। तीसरा काम करना होगा, तुझे कोई काम मिल जाएगा, ऐसा काम जिसे तू कॉलेज के साथ कर पाएगा, इससे तुझे पैसे मिलेंगे, या तुझे गड़ा खजाना मिल जाए तो और आसान काम हो जाएगा। ये 3 काम होंगे अब। मैंने कहा, ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा, पहला काम मुश्किल है, प्रेत आत्माएं तुझे पता है कैसे काम करती हैं? मैंने कहा, नहीं, बताइए बाबा जी। तो उसके बाद बाबा ने एक लाल रंग की किताब कई किताबों के बीच से निकाली। उसके पन्ने फटे हुए थे, पता नहीं कौन सी फारसी भाषा सी लिखी हुई थी। उसे पढ़कर वो बाबा मुझे कहने लगा, ये जो काला इल्म है ना, ये शरीर के साथ चलता है, दूर नहीं छोड़ सकते। काला जादू सुना है? किसी छोटी सी पुड़िया में काला जादू कर दिया जाता है, उसके बाद वो पुड़िया कहीं रख कर आओ, उसके बाद वहाँ ऐसा सब कुछ होता है। मैंने कहा, हाँ। बाबा ने कहा, मेरा काला इल्म उससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं तुझ पर काला इल्म छोड़ूंगा, तुझे एक प्रेत बना दूंगा, उसके बाद तू उसे परेशान करना, डराना उसे, वो डर कर भाग जाएगा। काला इल्म ऐसे काम करेगा। मैंने कहा, बाबा जी मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, मुझे मार मत देना। बाबा हंसते हुए कहने लगा, मारूंगा नहीं, प्रेत बनाऊंगा, कोई तुझे देख नहीं पाएगा और सब तुझसे डरेंगे। घर तो पता है ना उसका? मैंने कहा, हाँ। बाबा ने कहा, तुझे गायब कर दूंगा, कोई तुझे देख नहीं पाएगा, और वहां उसे डरा कर आना, धमकी देकर आना, अगर कॉलेज दोबारा आया तो तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। अब उस शाम बाबा ने मेरे सारे कपड़े उतरवाए थे, यानी कि सारे, और मेरे शरीर पर काले रंग का तेल मल दिया था। मेरे बाल भी एक मशीन से काट दिए थे, पूरी तरह से गंजा कर दिया था मुझे। इसके बाद वो चमकीला तेल पहने, ऊपर से सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने। मैं देखने में जैसे भूत जैसा ही लग रहा था। और बाबा ने कहा, भूतों के सरदार बनना पड़ता है, भूतों का लीडर बनना पड़ता है, तब जाकर भूत प्रेत आसपास रहते हैं। क्योंकि अगर तुम वहाँ जाओगे तो भूत प्रेत तुम्हें पहचानेंगे कैसे, तुम पर हमला कर सकते हैं। ये बनकर जाना होगा। डरना मत, सब तुझसे डरेंगे, तू उन भूतों को देख नहीं पाएगा, बाकी सबको नजर आएंगे, बाकी सब डरेंगे। तुझे दीवार फांद कर अंदर जाना होगा, डराना होगा उसे। बाबा ने मुझे खतरनाक काम दिया था, लेकिन खतरों में ही काला इल्म काम करता है। मैं उस दीवार को फांद कर अंदर चला गया था। बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। ये पॉलिटिशियन का घर था और उस लड़के के कमरे के बारे में मुझे पता था। सफ़ेद कपड़ा पहनकर ये चूल्हे जैसा था, जैसे एक बड़ी सी चादर, ऊपर से मैंने बड़े से कपड़े से अपनी गर्दन में गांठ बांधी हुई थी। जैसे ही मैं खिड़की के पास गया, मैंने खिड़की को खटखटाया। वो मुझे तो देख नहीं सकता, आसपास के भूतों को तो देखेगा ना। खिड़की को मैंने खटखटाया और अंदर से वो निकला। जैसे ही उसने मुझे देखा, मैं उसको कहना चाहता था कि कॉलेज में दोबारा मत आना। वो मैं बोलता उससे पहले वो ऐसा चीखा कि बाहर की तरफ भागने लगा। वो कमरे से दूर चला गया था। मुझे लगा अब उसे डराने के लिए दूसरे कमरे में जाना होगा। मैं जैसे ही उस गार्डन में चलता चलता दूसरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था, उसके पिता एक बड़ी लंबी बंदूक लेकर बाहर पहुंच गए थे, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगने लगा गोली पड़ी तो मैं मर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मैं उस गार्डन से बाहर भागने की कोशिश कर रहा और जैसे ही मैं पीछे पहुंचा, वहां मुझे देखकर एक सिक्योरिटी गार्ड ऐसा डरा कि चीख कर वो बेहोश हो गया। काला इल्म काम तो कर रहा था, अब मैं समझ तो पा रहा था। अब मुझे लगा उस पॉलिटिशियन के अगर सामने आ भी जाऊंगा ना, वो डर जाएगा, गोली नहीं चला पाएगा। लेकिन जब मैं दीवार पर चढ़ रहा था, पीछे से गोली की आवाज़ और इसी तरफ गोली चली थी। मैं दीवार तो फांद गया। मुझे लगा अब मैं खतरे में हूँ, ये खतरनाक काम है। वहाँ से जो मैं भागा, वो कपड़ा तो एक जगह फंस गया था।
मेरा पूरा काला शरीर, जिसे देखकर रास्ते में लोग डर रहे, गली में लोग चीखते चीखते घरों के अंदर भाग रहे और मैं इसी तरह नंगा भागे जा रहा, लेकिन कोई मुझे पहचान नहीं सकता था। कपड़े नहीं पहने थे मैंने। इस तरह दीवारें फांदता हुआ, कई घरों के पीछे से गुजरता हुआ मैं कई लिफाफे अपने ऊपर चढ़ा चढ़ा कर बचा था। वहाँ दहशत थी पूरे इलाके में, लेकिन जैसा बाबा ने कहा था, मुझे कोई छू तक नहीं पाएगा। सच में कोई छू नहीं पाया। करीब कौन आता, देखते ही डर डर भाग रहे थे हर कोई। इस तरह वहाँ से मैं निकल आया था और मेरे शरीर पर वो जो तेल काले रंग का मला था वो उतर नहीं रहा था। एक जगह वाटर पंप के नीचे रात के वक्त मैं नहा रहा और मुझे ये भी डर था कि अब मेरे पिता क्या कहेंगे। देर रात में घर आया हूँ, मेरे पिता पिटाई तो करेंगे, लेकिन काम हो जाता तो पिटाई से डर नहीं लगता। उस रंग को धोने में काफ़ी समय लगा था और कपड़े पहनकर मैं घर पहुंचा। जो मेरी पिटाई हुई मैं बता नहीं सकता। पीटते गए मेरे पिता, बार बार मेरे मुंह को सूंघ रहे थे कि तूने शराब पी है, तू लौंडियाबाजी करने गया था। मेरे पिता ने क्या क्या नहीं कहकर पीटा मुझे। अगली सुबह मैं बाबा के पास, मैं बाबा को सुनाना चाहता था खरी खोटी कि काम नहीं बना। बाबा कहने लगे काम तो बन गया। अबे देख, हर जगह यही खबर छाई हुई है, देख मोबाइल में। सच में उस इलाके में दहशत फैली हुई थी कि रात को काले रंग के भूत नजर आए सबको। सफ़ेद रंग के कपड़े में भी भूत नजर आया। सब डरे हुए थे कि यहाँ पर भूतों का कहर बरसा है रात को। और तब बाबा कहने लगे, देख काम हुआ ना, भूत फैले हुए थे हर जगह पर, सबको डराया। मैंने बाबा को कहा, ये तो मुझे देखकर डरे थे। बाबा ने कहा, नहीं, मैंने कहा था तू किसी को नहीं नजर आएगा, वो भूत नजर आएंगे, उनसे सब लोग डरेंगे। बाबा ने मुझे मना लिया था और बाबा कह रहे थे काम तो हुआ। मैंने कहा काम नहीं हुआ, मैं सिर्फ डरा पाया, उसको कह तो पाया ही नहीं। तो बाबा ने कहा, तूने गलती कर दी, मेरे काले इल्म ने काम किया लेकिन तू काम नहीं कर पाया। अब मुझे मत कहना, मैंने काम कर दिया। मैं बाबा के पांव पड़ गया था, बाबा जी मेरे पास और कुछ नहीं देने को, काम कर दीजिए। बाबा कहने लगे, काम तो हो जाएगा, लेकिन अब मेरे भी सारे पैसे लग चुके हैं, मेरे पास नहीं है, कुछ ना कुछ तो देना होगा, उसके बाद मैं नया तरीका बताऊंगा तुम्हें। अब मैं बुरा फंसा हुआ था, लेकिन उस बाबा को पैसे चाहिए थे। मुझे चोरी करनी पड़ी। हमारे उस इलाके में कई लोहे के गटर के ढक्कन थे। 5 गटर के ढक्कन उठाए मैंने, पास के एक कबाड़िए के पास जाकर बेच दिए। उससे मुझे 5,000 रुपये मिल गए। अब वो 5,000 रुपये लेकर मैं सीधा पहुंच गया उस बाबा के पास। अब बाबा 5,000 रुपये लेकर कह रहे थे, अब काम बनेगा, तूने पैसे दिए हैं, अब देख तेरा कैसे काम होता है। 15 मिनट में समाधान करने वाले थे और उन्होंने समाधान बताया भी। मेरे हाथ में 5 पोटलियाँ दे दी। उन्होंने वो बड़ी बड़ी पोटलियाँ मुझे उस क्लास में रखने को कहीं। वहीं से सारी परेशानी शुरू हुई थी, वहीं सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मैं सुबह सुबह उस क्लास में गया। चारों कोनों में मैंने 4 पोटलियाँ रख दी। वो लाल रंग के कपड़े में लपेटी हुई पोटलियाँ थीं। अब काले इल्म की शक्तियाँ, काली शैतानी शक्तियाँ उस कमरे में होंगी और हर कोई मेरे काबू में रहेगा। दिन बदल जाएगा 15 मिनट में। अब वहाँ क्लास में बैठा अकड़ा हुआ मैं ये देख रहा था, इस बार गड़बड़ हो ही नहीं सकती। पूरे पैसे दिए हैं, काम सही तरीके से होगा और मुझे कोई भूत बनकर किसी के घर में भी नहीं जाना होगा। मैंने चारों पोटलियाँ चारों कोने में रखी हुई थी और 15 मिनट तक मैं इंतज़ार करता रहा। और उसके बाद प्रोफेसर खुद कहने लगे थे, ये क्या लाल रंग की पोटली रखी हुई है, ये किसने रखी है? सब ने उंगली करके मेरी तरफ इशारा कर दिया। देख लिया था कमीनों ने मुझे वो पोटली वहाँ पर रखते हुए, लेकिन 15 मिनट तो हो चुके थे। मैं भी उठना नहीं चाहता था। मैंने कहा मैंने नहीं रखी। उसके बाद प्रोफेसर ने मुझे कान पकड़कर वहाँ बुलाया और कहा, उठा इसे। मैंने वो पोटली उठाई, उन्होंने खोलने के लिए कही और जैसे ही मैंने खोली, उसमें गोबर था भैंस का, और भैंस के गोबर के बीच में कई ऐसी पुरानी जानवरों की हड्डियाँ जो गली हुई बदबू मार रही। और प्रोफेसर ने जो मेरे चमाटे लगाई वहाँ पर, वो कहने लगे, तू ये क्या करने आया है, तू बेइज्जती करता है हमारी। बहुत पीटा था,
फिर बाकी वाली पोटलियां भी खुलवाईं। किसी पोटली में गोबर के साथ हड्डियां तो किसी पोटली में पुराना कीचड़, इसी के साथ गली सड़ी सब्जियां। जो आखिरी वाली पोटली खोली थी ना, पूरा क्लास में सन्नाटा छा गया था। उसमें एक कबूतर का घोंसला था, 2 टूटे हुए अंडों के साथ। मैं खुद देख रहा था आखिर उसने ये क्या क्या चीज़ें मुझे दी हैं, और मुझ पर हर किसी ने गुस्सा दिखाया था। कई ने गालियां दी थी। मुझे प्रिंसिपल के पास लेकर गए थे और वहाँ भी ढेर सारी बातें सुननी पड़ी थी। हर किसी का कहना था मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन काले इल्म ने जैसे काम नहीं किया। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ, लेकिन मेरी दुगनी बेइज्जती हुई थी। रोता रोता वहाँ से भागा था मैं। मुझे लास्ट वार्निंग दी गई थी। मैं रोता रोता बाबा के पास, और मैंने देखा बाबा वहाँ सामान समेट रहे थे। किताबें वहाँ पर नहीं थी, वो टेबल वहाँ पर नहीं था। बाबा जैसे ही मुझे मिले, मैंने बाबा से कहा, बाबा जी आप सामान कहाँ ले जा रहे हैं? तब बाबा हकलाते हुए कहने लगे, नई दुकान खोलनी है। बाबा का काम बहुत बड़ा हो गया है, बहुत लोग आने लगे हैं। अब किस किस का समाधान करूं? इस छोटी दुकान से सामान नई जगह आ रहा है, और ये सरप्राइज है। तुझे भी बताऊंगा वो बड़ी जगह कौन सी है जहां भीड़ लगा करेगी। देखना कितने लोग आया करेंगे, कितने लोगों का काले इल्म से इलाज किया करूंगा, देखना तुम। बाबा की बातें सुनकर मैं तो रो रहा था और कह रहा था, बाबा गलत किया आपने, कुछ नहीं हुआ, पिट कर आया हूँ। घोंसला डाला हुआ था आपने, गोबर डाला हुआ था। तब बाबा गुस्से में कहने लगे, नाम नहीं लेना, काली शक्तियों की चीजें डाली थी मैंने, खोला क्यों? हो गई गड़बड़, खोलना नहीं था उसे। मैंने कहा 15 मिनट बाद खोला। बाबा ने कहा 15 मिनट में समाधान तो होता है, लेकिन हर बार 15 में थोड़े ना होता है, कभी कभी 20 मिनट में भी होता है। 15 में खोल लिया ना तो काम नहीं हुआ। अब क्या करें, मैंने तो सब कुछ किया था। देख, बड़ी मेहनत से चीज़ें इकट्ठी की थी, काली इल्म की चीज़ें थी, काली शक्तियों की। कहाँ कहाँ से नहीं लेकर आया मैं। पेड़ों पर चढ़ना पड़ा था मुझे, पीछे गांव में जाना पड़ा था, वो शैतानी भैंस का गोबर लेकर आया था मैं। बाबा को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, लेकिन मैंने बाबा के पाँवों को पकड़ लिया। नहीं बाबा जी, समाधान कीजिए, मैं बहुत कुछ दे चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, समाधान कीजिए। तब बाबा ने अपने एक तावीज़ को गले से उतारा और मेरे गले में बांध कर कहने लगे, ले काली शक्तियाँ ही तेरी हुई, अब मुझे जाने दे। अब तुझे बताता हूँ तू क्या कर सकता है, जिससे सब कुछ तू कर पाएगा। तू बन जाएगा मेरे जैसा एक बाबा जिसके पास सारी शक्तियाँ होंगी। किताब दूंगा किसी और दिन, आज तुझे बस तावीज़ दी है। अब तुझे रात को उस शैतान को मनाना होगा। सारे कपड़े उतारना, छत पर चले जाना, मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए तेरा, पीठ ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, और पीठ पर एक मोमबत्ती जलानी है तूने। जैसे ही मोमबत्ती जलाएगा, ऊपर को हाथ उठाकर कहना, शैतान आजा, शैतान हाजिर हो। और मैं शैतान से ऐसे सीखता हूँ, शैतान खुद सिखाता है काला इल्म। तू भी रात को ऐसा करना और कल आना मेरे पास। अगर काम नहीं हुआ, रात को ही वो करेगा। अगर काम नहीं हुआ, कल तू ऐसा करना, कुछ हथियार लेकर आना, मेरे गर्दन में डाल देना। अगर काम नहीं हुआ, जला देना मुझे, मार देना मुझे, पूरा भरोसा है कल तेरा काम होगा। बाबा ने ये कहकर मुझे वहाँ से भेज दिया, और उस तावीज़ को देखकर मुझे लग रहा था अब बना काम, काली शक्तियों का तावीज़। अब बाबा कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं देकर गए थे, तावीज़ ही दे गए थे अपना। शुरू से कह रहे थे तावीज़ में शक्ति है। रात के 11 बजे मैं छत पर लेट गया था। मैंने कपड़े सारे उतार दिए। मैंने पीठ पर एक मोमबत्ती रखी जिसे टिकाने में बड़ी मुश्किल हुई। उसका मोम पिघल पिघल कर कहाँ कहाँ छू रहा था मैं बता नहीं सकता। वहाँ जलन भी हो रही थी, लेकिन नंगा मैं इस तरह ऊपर की तरफ देखता हुआ हल्की आवाज़ में बोल रहा था, शैतान हाजिर हो, शैतान हाजिर हो। और आसमान में ज़रा ज़रा बादल आ रहे थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी। मुझे लग रहा था शैतान आने वाला है, लेकिन शैतान नहीं आया। आधा घंटा मैं ये करता रहा, और उसने कहा था उठना नहीं है जब तक शैतान नहीं आता। मैं उठा नहीं, शैतान को बुलाता रहा, तावीज़ दिखाता रहा, शैतान नहीं आया। और उसके बाद वहाँ जैसे बादल हल्के से गरजे थे।
मैंने ऊंची आवाज में आंखें बंद करके कहना शुरू कर दिया, बाबा ने कहा था किसी से मत डरना, किसी से मत डरना, बस आवाज लगाना। मैं कहता गया, शैतान हाजिर हो, शैतान मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। उसके बाद आवाज आई थी किसी की। जैसे ही मैंने आंख खोली, मेरी माँ, मेरे पिता मेरे सामने। मेरे पिता ने वो मोमबत्ती मेरी पीठ से खींची और उसके बाद वहीं पर बैट हाथ में लेकर कहाँ कहाँ पर मारी, मैं कैसे बताऊं। सुझा दिया था पीछे से मुझको, और मेरी माँ मुझे उठने नहीं दे रही। उन्होंने अपनी टांग मेरी पीठ पर रखी हुई और नीचे से मेरी टांगें मेरे पिता ने पकड़ी और वो बैट से मुझे मारे जा रहे थे। बहुत पीटने के बाद मेरे पिता ने मुझे गले से लगाया और कहने लगे थे, तू पागल हो गया है, क्या कर रहा है? कितने दिनों से मुझे लग रहा है तू पागल हो गया है। रो रहा था मैं, लेकिन आज सच्चाई बताने का वक्त आ गया था। मैंने पिता को पूरी सच्चाई बता दी और मेरे पिता ने मुझे गले से लगाकर कहा था, कहाँ फंस गया तू, कहाँ फंस गया तू। अगली सुबह मेरे पिता, मेरे चाचा वहां पर आ गए थे। मेरे चाचा एक ठेकेदार थे, यानी वो घर बनाने का काम करते थे। वो अपने साथ कई लोगों को लेकर आए थे, 5 से 7 लोग। सब लोग उस दुकान पर गए थे। वो दुकान तो बंद, वहां से वो दुकान ले जा चुका था। मैंने कहा वो नई दुकान खोलना चाहता था, नई जगह जाना चाहता था। उसने सारे बोर्ड भी उतार दिए थे, लेकिन अखबार के पन्ने में छपी हुई उसकी वो छोटी सी तस्वीर, उंगली वाली, वो देखकर मेरे चाचा ने उसे पहचान लिया और हमें वो कहने लगे, चलो मेरे साथ। वो अब लेकर गए थे शहर के बाहर। वहां बन रहा था एक मकान और सामने देखा मैंने बाबा को, सर पर काले रंग का कपड़ा बांधे हुए, ईंटें उठाकर वहां मजदूरी का काम कर रहे थे। जैसे ही उसे देखकर मैंने पहचाना, चाचा को बता दिया और चाचा ने ज़मीन से ईंट उठाकर उसके जो घुटने पर मारी, वहीं ऊपर फट्टे से वो नीचे रेत में गिर गया था। उसके बाद उसके चमाटे पड़ती गई, फट्टे मारते गए और मैं समझ नहीं पा रहा था, इतना शक्तिशाली काले इल्म का बाबा यहाँ मजदूरी का काम क्यों कर रहा है। अब मैं उससे सवाल नहीं कर रहा था, मेरे चाचा और मेरे पिता कर रहे थे। जब उसको पीटा, उसने सब कुछ बता दिया, किस तरह से मुझको फंसाया, कैसे मुझे लूटा। मेरे चाचा ने साइकिल भी वापस ली थी, मेरे चाचा ने वो पैसे भी वापस लिए थे और टुल्लू पंप वापस ज़रूर लेना है, ये भी कहा था, जो 2 दिन बाद मेरे चाचा ने ले लिया था। उसे पुलिस को पकड़वाना चाहते थे मेरे चाचा। वो तो तरस आ गया मेरे पिता को, उसे पीट कर वहाँ से भगा दिया था और दोबारा वो वैसा काम नहीं करेगा, उसने खुद माफ़ी मांगी थी। तब मुझे घर में बिठाकर मेरे सर पर चमाटे, गाल पर चमाटे लगा लगा कर मुझे समझाया था मेरे पिता ने, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, तुझे कॉलेज में पढ़ने इसलिए भेजा था, तू इन बातों पर यकीन करे। मेरी आंखें उस दिन खुली थी, वो ज़ोरदार चमाटे मेरी आंखें खोल चुकी थी। जिस बर्बादी के रास्ते पर मैं चल रहा था, वो मेरी भयानक जिंदगी थी। जैसे एक ही दिन में धुआं छंट गया, साफ साफ दुनिया दिखने लगी। ऐसे बाबा कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं मैं समझ गया था। और ज़िंदगी को मेहनत से जीता जाता है, शॉर्टकट से नहीं। कॉलेज में सब मुझ पर हंसते रहे। मेरे चाचा ने मुझे अपने साथ छोटा मोटा काम करने के लिए दिया था। पहले तो मैंने भी कुछ दिन मजदूरी का काम किया था, फिर एक दुकान में शाम के वक्त में 2 घंटे काम करने लगा। कुछ पैसे आने लगे थे, नए कपड़े खरीदने लगा था, जिससे कॉलेज में थोड़ी इज्जत बढ़ने लगी। नए लोगों से मिलता तो नया कुछ सीखने को मिलता। इस तरह एक दुकान पर मैं काम करने लगा था अकाउंट्स का, उससे और अच्छे पैसे आने लगे। कॉलेज की पढ़ाई में मैं खुद फीस दे रहा था। इसने मेरी ज़िंदगी बदली, किसी बाबा के काले इल्म ने नहीं। कॉलेज में जो प्रेसिडेंट बनना चाहता था शैंकी, वो प्रेसिडेंट बना भी था और बाद में वो पॉलिटिक्स में आया था। एक घोटाले के कारण वो जेल में भी गया था। वो टेम्बू बुवाना, उसने किसी और लड़के से शादी कर ली थी और 2 साल बाद उनका डिवोर्स भी हुआ था। शिखा, जो बहुत खूबसूरत खुद को समझा करती थी, उसकी शादी एक गंजे से हुई थी और 1.5 साल बाद वो ऐसे दिखती थी जैसे कोई बेढंगी सी औरत हो। यकीन कीजिए,
जिस दुनिया को आप समझते हैं इससे अच्छी हो नहीं सकती, वो भी बदलती है। और अब मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ कि मेरी तनख्वाह इतनी है कि मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। ये मैंने पढ़कर किया था, किसी बाबा की मदद से नहीं। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी थी। आपको किससे डर लगता है? भूत से, प्रेत से, काले इल्म से? नहीं, अज्ञान सबसे खौफनाक होता है, जो आपको जहन्नुम के द्वार की तरफ धकेल देता है। और आपकी समझ ही आपको जिंदगी दिखा सकती है। आप जल्दी समझ जाएं तो अच्छा होता है, देर से समझें तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये मेरी जिंदगी है, जिसे आप अपनी जिंदगी से भी जोड़कर देख सकते हैं।